बाजार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीना स्वदेश और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और इस शो में हम अगले आधे घंटे अब आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में कारोबार कैसा रहा, दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई हैं और खबरों का असर किन स्टॉक्स पे देखने को मिला, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, ये भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बाजार पर। और आज हमने देखा आखिरी कुछ घंटों में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। दिन भर उतार चढ़ाव बना रहा, लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो 18,050 के पास हमने देखी। करीब 158 अंक चढ़कर निफ्टी बंद हुआ और सहारा मिला है एफएमसीजी, रियल्टी और एनर्जी शेयरों से। और दिन भर किस तरह का एक्शन था बाजार में, एक बार ये भी समझ लेते हैं। डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। डिम्पी बताइए। देखिए, आज मंगलवार के दिन मार्केट्स के लिए ठीक था और बाजार ने आज कई दिनों के कंसोलिडेशन को थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश से अटेम्प्ट जरूर की है। हालांकि अभी ब्रेक हुआ नहीं है। 18,200 के बाद ये रेंज ब्रेकआउट माना जाएगा, लेकिन इसके फ्यूचर्स क्योंकि प्रीमियम पे चल रहे हैं तो 18,100 के आसपास वो पहुंचे हैं। हालांकि एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से देखेंगे तो आज मार्केट उतना भी ठीक नहीं था, क्योंकि आज बढ़ने वाले शेयर्स कम थे और गिरने वाले शेयर्स ज़्यादा थे। इन स्पाइट ऑफ दिस, उसके बावजूद भी बाजार 100 अंकों से ज़्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ। वेटेज वाले शेयर्स आज अच्छे चल रहे थे, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी के ट्विंस, इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटी में से टीसीएस और इन्फोसिस का वेटेज काफ़ी अच्छा था। तो इन वेटेज वाले शेयर्स की वजह से आज बाजार के अंदर मजबूती हमको बनती हुई दिखी है। अगर लास्ट का आप आधा घंटा देखेंगे तो आपको बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा अच्छी मजबूती बनती हुई दिखेगी अगर इंडाइसिस को कंपेयर करके देखेंगे तो। खैर, मैं आ जाता हूँ स्टॉक्स पे। आज निफ्टी के टॉप गेनर्स कौन कौन से थे अगर आप देखें तो एल&टी, एचयूएल जैसे शेयर्स ने आज बाजार की काफ़ी हेल्प की है। इसके अलावा अगर आप एचडीएफसी और एससीएल टेक जैसे शेयर्स देखेंगे तो ये भी आज मजबूती के साथ ही बंद हुए हैं और परसेंटेज में सभी में 1 से 1.5% तक की मजबूती थी। इसके अलावा अगर आप देखें आइशर मोटर, अल्ट्राटेक सीमेंट, ब्रिटानिया जैसे शेयर्स के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला। मारुति जैसे शेयर्स पे ज़्यादातर एक्सपर्ट्स बीटीएसटी देते हुए दिखे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये शेयर के अंदर स्ट्रेंथ है। हो सकता है कल भी बाजार थोड़ा इन्हीं बड़े शेयर्स, वेटेज वाले शेयर्स की बदौलत कुछ आपको चलते हुए दिख जाए। आते हैं मिड कैप शेयर्स पे। टिपिकली मिड कैप का जो इंडाइसिस है वो तो लाल निशान में बंद हुआ है, इसको हम स्मॉल मिड कैप इंडेक्स कहते हैं। लेकिन अगर आप शेयर्स में देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा डाइवर्जन जरूर दिख रहा था। जो बढ़ने वाले शेयर्स थे उसमें टाटा कम्युनिकेशन शामिल था, तो उसकी अच्छी क्लोजिंग मिली विद वॉल्यूम के साथ। इसके अलावा पूना वाला फिनकॉप, जिसको मैग्मा फिनकॉप पहले हम कहते थे, वो शेयर भी अच्छा चला। कमिंस के अंदर अच्छा मूवमेंट आया है। पॉलीकैप के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिला। ये क्लोजिंग में अच्छे शेयर्स बंद हुए हैं। इसके अलावा आप इंडियन होटल्स देखेंगे और साथ ही आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो अपने साल के हाई के आसपास चल रहा है, इन्हीं सभी शेयर्स के अंदर मोमेंटम था। क्योंकि इंडाइसिस वीक था इसलिए मैं इसके गिरने वाले शेयर्स भी आपके सामने रख देता हूँ। अगर वहाँ पे देखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया के अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं आई, ये पोस्ट नंबर्स के बाद का रिएक्शन था। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर कुछ प्रॉफिट बुकिंग थी। वर्लपूल प्रॉफिट बुकिंग कर रहा था आज। पीबी फिनटेक, जिसको हम पॉलिसी बाजार कहते हैं, उसके अंदर भी आज थोड़ा नुकसान देखने को मिला। और साथ ही नुकसान था फेडरल बैंक, ये पोस्ट नंबर्स का नुकसान है जो कि टिपिकली नंबर्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर होती है। तो कुल मिला के आज का दिन ठीक था, बट इसके लिए हमको सेकंड डे का भी इंतजार रहेगा, यानी कि कल का। अगर कल भी मार्केट बैक टू बैक हरे निशान में बंद होता है तो फिर ये समझा जाएगा कि शॉर्ट्स के ऊपर प्रेशर बनेगा और ठीक बजट से 13 दिन पहले ही हम एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली भी देख सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो मार्केट एक रेंज में रह सकता है, क्योंकि आज एडवांस डिक्लाइन उतना ठीक नहीं था। बट हाँ, लेवल के हिसाब से आज की क्लोजिंग ठीक है। ठीक है। तो आज की क्लोजिंग अच्छी मानी जाएगी। दोनों साइड के हमने यहाँ पे चाल देखी, गिरावट भी आई और उसके बाद निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल अगर क्लोजिंग कहेंगे तो वो काफ़ी अच्छी नज़र आई आज बाजार में। लेकिन इस मार्केट में, इस तरह के माहौल में दिग्गज एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, ये भी हम आपको सुनवा देते हैं। और इनाम होल्डिंग्स के श्रीधर शिवराम का कहना है कि बाजार में अगले 6 महीने तक उठापटक बने रहने की आशंका बरकरार है। निवेशकों को वैल्यू शेयरों के साथ सरकारी बैंकों पर नजर रखने की जरूरत है। मैं यही बोलूंगा कि ये बेयरबुल कॉन्फ्लिक्ट अभी और 6 महीने मेरे हिसाब से और चलेगी। क्योंकि जो ग्लोबली जो मैक्रो इकोनॉमी की हम डेटा पॉइंट्स देख रहे हैं वो अभी भी इतनी फेवरेबल नहीं है। आप यूएस की आप इन्फ्लेशन ले लीजिए, अभी भी 7 के ऊपर चल रहा है। मान लीजिए कि वो 5 के नीचे भी आ गया एंड ऑफ द ईयर, उनका जो बेस नंबर है वो 2% है। तो यूएस फेड अगर इंटरेस्ट रेट एक और हाइक करके पॉज भी करे, वो घटा नहीं सकते इतनी जल्दी।
सेम मैं इंडिया के लिए बोलूँगा कि जब तक हमारी जो इन्फ्लेशन है CPI वो 4 के नीचे कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 6 महीने नहीं रहेगी, हम रेट रिडक्शन फ्रॉम सेंट्रल बैंक नहीं देख सकेंगे। तो ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं ये इतनी कंड्यूसिव नहीं है बुल मार्केट के लिए। तो इसके लिए अभी बेयर थोड़े हावी हैं, और जो बेयर हावी हैं वो ज़्यादा ग्रोथ स्टॉक्स पे हावी हैं जिनकी ग्रोथ बहुत हाई एक्सपेक्टेड है और उनकी पी रेशियोज और प्राइसिंग भी उतनी हाई है। तो इसके लिए हम ये जो वैल्यू वर्सेस ग्रोथ की हम बात करते हैं, ये वैल्यू अभी हावी है। तो मार्केट इफ़ यू सी पिछले साल फ्लैट थी, अब 4-5% ऊपर थी, उसमें ग्रोथ स्टॉक्स ने बहुत बीटिंग लिया और वैल्यू स्टॉक्स ने जो है मार्केट को संभाला। हमारे हिसाब से शायद 6 महीने और ये जो हम डाइकोटमी देख रहे हैं वेयर वैल्यू आउट परफॉर्म कर रही है ग्रोथ को, ये 6 महीने हमारे हिसाब से और चलेगी। अगर डेटा पॉइंट्स अच्छी आती हैं तो फिर ग्रोथ का चांस आएगा। अगर मान लीजिए कि नहीं आती है तो वैल्यू थोड़े दिन और चलेंगे। पहले तो ये ट्रेड के जैसे लगा, बट इवेंचुअली जैसे जो इकोनॉमी की बाकी जो डेटा पॉइंट्स हैं सब अलाइन हो गई हैं, जैसे बोलते हैं कि स्टार्स आर अलाइंड। तो इनकी सबसे बड़ी जो एडवांटेज है कि इन्होंने प्रोविजनिंग जो है बहुत अच्छी की हुई है पिछले 4-5 साल में। तो अभी उनका ऑलरेडी प्रोविजनिंग 80-90, जैसे आपने बोला एक बैंक उसकी 97% प्रोविजनिंग है। तो राइट बैक्स बहुत आ रही हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा हुआ है, तो अभी आपको राइट बैक्स आ रही हैं। दूसरा जो है, जो फ्रेश लोन में NPS बहुत कम आ रहे हैं। ये PSU बैंक्स के लिए नहीं है, एंटायर बैंकिंग सेक्टर के लिए फ्रेश लोन्स में NPS बहुत कम आ रही है, बोथ कॉर्पोरेट एंड रिटेल। सो फॉर व्हाटएवर रीजन हम अभी एक स्वीट स्पॉट में हैं, तो इसका बेनिफिट भी उनको मिल रहा है। और तीसरा है कि इनका जो स्टार्टिंग वैल्यूएशन पॉइंट वो बहुत ही लो था, जैसे आपने बोला था ये अनटचेबल है। अब कई बड़े दिग्गज फंड मैनेजर से बात करते हैं, मोस्ट पीपल यही बोलते हैं कि नहीं PSU तो हम टच नहीं करते हैं क्योंकि वो पहले इसमें मार खाए हुए हैं। बट हम इतने साल से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम कभी कोई भी सेक्टर को पूरा ना नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो ये थे शिवराम बाजार पर अपनी राय देते हुए, श्रीधर श्रीराम बाजार पर अपनी राय देते हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इस बीच फर्टिलाइजर सेक्टर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश बताइए। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि फर्टिलाइजर मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर अतिरिक्त 30,000 करोड़ रुपए की मांग की है। और ये जो रकम की मांग की गई है ये खास तौर पर यूरिया सब्सिडी के लिए मांगी गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है, और ये जो रकम है वो 2,15,000 करोड़ रुपए की जो सैंक्शन अमाउंट है उसके अतिरिक्त है। सूत्र बता रहे हैं कि करीब 20,000 करोड़ रुपए का जो सब्सिडी बिल है कंपनियों का, अभी उसका भुगतान होना बाकी है, और चालू वित्त वर्ष के अंत तक इस रकम में और बढ़ोतरी हो सकती है। लिहाजा 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम की मांग जो है वो की गई है। हालांकि इन सब के बीच में जो राहत की बात है वो ये है कि फर्टिलाइजर मंत्रालय का अनुमान ये कहता है कि चालू वित्त वर्ष के मुकाबले अगले वित्त वर्ष में जो फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल है उसमें कमी देखने को मिल सकती है, और इसके पीछे की 2 वजहें हैं। सबसे पहला तो ये कि जो डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन है उसमें तेजी आने की संभावना है क्योंकि नए प्लांट्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं, और दूसरा ये कि गैस की प्राइसेस में भी कुछ कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर मंत्रालय एक और ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रहा है जिसके हिसाब से आने वाले दिनों में सल्फर कोटेड यूरिया प्रोडक्शन जो है वो किया जाएगा, और इससे सरकार का जो सब्सिडी बिल है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। वो इस तरीके से, क्योंकि जो सल्फर कोटेड यूरिया है उसकी कीमतें जो हैं नॉर्मल यूरिया से ज़्यादा होंगी, जाहिर तौर पे सब्सिडी का भुगतान जो है इससे कम हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि अगले वित्त वर्ष के अंत तक सल्फर कोटेड यूरिया का प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर और अतिरिक्त सब्सिडी देने की यहाँ पर आवंटन की बात की जा रही है। तो देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है इस बार के बजट में। अब आगे बढ़ते हैं, और एक और स्टॉक आज फोकस में था, वो था स्पेंसर रिटेल। आज हमने देखा कि 12% से ज़्यादा की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली। अब इसके पीछे की वजह क्या थी और आगे के लिए क्या ट्रिगर्स हैं कंपनी के लिए, एक बार देख लेते हैं। और विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। विनी बताइए।
रिटेल आज स्टॉक बाजिंग है मेनली क्योंकि क्या हो रहा है कि स्पेंसर रिटेल ने अनाउंस किया कि वो एंटर करेंगे अभी वैल्यू मार्केट में, और जो उन्होंने नाम भी दिया है वो वैल्यू मार्केट ही दिया हुआ है, स्पेंसर रिटेल वैल्यू मार्केट। और जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है वैल्यू मार्केट, मतलब वो टियर 3 टियर 4 सिटीज, स्मॉलर टाउन, स्मॉलर सिटीज में फोकस करेंगे। उन्होंने अभी 6 लोकेशंस डिसाइड हुए हैं ले लॉन्च के लिए, और मेनली वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं ये वैल्यू कस्टमर्स को, लो वैल्यू कस्टमर्स को। और इसके लिए जो उनकी जो प्रोडक्ट रेंज है यहाँ पे काफ़ी वाइड प्रोडक्ट रेंज भी होगी, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड आइटम्स, पर्सनल केयर आइटम्स, जनरल हाउस होल्ड आइटम्स, ये सब आइटम्स यहाँ पे उन्होंने वो वहाँ पे बेचेंगे। उसके अलावा ये मेन क्या है, स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रपोजिशन बन जाएगा, वो ऑफर करेंगे बेस्ट प्राइजेस कस्टमर्स को। और ये मेन हाईलाइट तो है कि वो उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कि वो मिनिमम 6% डिस्काउंट देंगे ये इन सब ऑल आइटम्स जो मैंने अभी मेंशन किए उसके ऊपर। और वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो लोएस्ट प्राइस देंगे, जो सिटी में जहाँ पे भी वो है, जहाँ पे भी वो लॉन्च करेंगे वहाँ पे लोएस्ट प्राइस देंगे। तो ये श्योरली अट्रैक्ट करेगा मे बी थोड़े वैल्यू कस्टमर्स को। और इसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लॉन्च आ रही है, फॉरे आ रही है स्पेंसर रिटेल से, उसकी वजह से ये स्टॉक मेनली बाजिंग कर रहा है आज ट्रेड में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनी ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी भी ढेर सारी खबरें आ रही हैं, और सरकार इस बजट प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के लिए टैक्स राहत दे सकती है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अनुराग शाह के पास। अनुराग बताइए। आने वाले बजट में कई सारे ऐलान संभावित है इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए, और एक बड़ा ऐलान जो हो सकता है वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस से जुड़ा हो सकता है। अभी जो भारत में टैक्स डिडक्शन दिया जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम पर, वो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर होता है, लेकिन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी टैक्स छूट का ऐलान कर सकती है। और ये जो ऐलान है एक सेपरेट सेक्शन के जरिए भी हो सकता है। भारत के अंदर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी कम है, मात्र 1% के करीब जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है। तो इस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए लोगों को इंसेंटिव दिया जा सकता है टैक्स डिडक्शन के फॉर्म में। और इंश्योरेंस और लगातार शानदार प्रदर्शन के बावजूद एचडीएफसी बैंक ने फरवरी 2021 से कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। क्या अब एचडीएफसी बैंक की अंडर परफॉर्मेंस खत्म हो सकती है? इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। अब एचडीएफसी बैंक ने लास्ट 2 साल से कुछ नहीं किया, तो क्या 2023 होगा वो साल जहां पे एचडीएफसी बैंक आउट परफॉर्म करता है? और हम देखते हैं कि ये जो 2 साल में कुछ नहीं किया एचडीएफसी बैंक ने, तो उनके नंबर्स कैसे स्टैकअप होते हैं। जो कि उनका लोन बुक है वो ऑलमोस्ट 40% से इंक्रीज़ हुआ है, ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ पे था, आज 15 लाख करोड़ प्लस पे है। उनका जो डिपॉजिट बुक है वो भी 36% से ग्रो हुआ है। जब हम उनका एनआईआई देखें 41% से ग्रो हुआ है, और उनका पैट भी ऑलमोस्ट 40% से ग्रो हुआ है लास्ट 2 साल में। पर स्टॉक प्राइस फ्लैट 2 साल में, फरवरी 2021 से लेके जनवरी 2023 तक। तो अब ये सवाल उठता है कि उनके वैल्यूएशंस कैसे रहे, क्या तब ओवर वैल्यूड था? तो देखते हैं कि प्राइस टू बुक तब फरवरी 2021 में प्राइस टू बुक अराउंड 4.4 टाइम्स पे था, और जो लास्ट 5 इयर्स का एवरेज एचडीएफसी बैंक का प्राइस टू बुक रहा है वो 4.5 रहा है। रेंज 2.5 to 6.5 रहा है, एवरेज 4.5 रहा है। तो 4.4 पे तब था। आज देखा जाए Q3 के बाद 3.2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे उनका वो वैल्यूएशन ट्रेड हो रहा है। तो ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू उनका 5 ईयर लो पे ट्रेड हो रहा है करंटली एचडीएफसी बैंक। तो शायद से ये एक मेट्रिक हो सकता है जिसके वजह से एक री रेटिंग होए। तो रीजंस हो सकते हैं, एक है कि मर्जर का एक ओवरहैंग रहा है, तो मर्जर होने के बाद शायद से री रेटिंग आए। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि उनका जो हायर लोन बुक है उस पर 20% ग्रो करना मुश्किल होगा, पर बैंक काफ़ी कॉन्फिडेंट है उस पर 20% ग्रोथ क्लॉक करने का। तो शायद से वो एक बार बैंक अपना परफॉर्मेंस दिखाए, उसके बाद इन्वेस्टर्स को शायद से थोड़ा ऐसा लगे कि एचडीएफसी बैंक अपने प्रीमियम वैल्यूएशन पे वापस ट्रेड हो सके। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं एक री रेटिंग के। क्या 2023 में री रेटिंग होगा वो तो देख के पता चलेगा। चलिए अब देखना होगा एचडीएफसी बैंक क्या अब एक तेजी को तैयार है, और रिसर्च और कुछ आंकड़ों की मदद से ये डिटेल्स भी हम आपको बता रहे थे। अब एक और बैंक की बात करते हैं, और कल इंडसइंड बैंक भी अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित करेगा, और नतीजों का अनुमान लेकर हर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। हर्ष बताइए। जी हाँ, अब जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इंडसइंड बैंक का वो आएगा 4500 करोड़ के आसपास
18.5% एक अच्छा बाउंस दिखाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,700 करोड़ के आसपास आने की अपेक्षा, अब वो 11.5% से ग्रो होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रोविजनिंग लार्जली फ्लैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो, और इम्प्रूविंग ट्रेंड दिखाता हुआ 1100 करोड़ के आसपास वो पर्टिकुलर नंबर है एक्सपेक्टेड। तो 4% डी ग्रोथ आएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, कम होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। पैट 1950 करोड़ पे आएगा, स्लाइटली हायर, और वो एक 57% जंप दिखाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जब जीएनपी एनएनपीए का ट्रेंड देखे तो लार्जली इम्प्रूविंग ट्रेंड दिखेगा ये पर्टिकुलर क्वार्टर में। पर जो निम का नंबर है वो एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक रहेगा, एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा रहेगा जिस पे स्ट्रीट की नज़र होगी कि कितना प्रेशर में है वो निम का नंबर, और आगे जाके कितना प्रेशर में रहेगा। आगे एक क्रेडिट कॉस्ट का जो नंबर है 1.5% के आसपास जहाँ पे एक्सपेक्टेड है, और एडवांसेस और डिपॉजिट्स के नंबर्स तो ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुके हैं, पर 19% ग्रोथ दिखाया है एडवांसेस साइड पे इंडसइंड बैंक ने, और 14.5% डिपॉजिट साइड पे, स्लाइटली लोअर जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे डिपॉजिट साइड पे इंडसइंड बैंक का ग्रोथ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका ये जानकारी देने के लिए। तो एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक पर हर्ष अभी जानकारी देते हुए, लेकिन इस बीच सरकारी बैंक भी फोकस में रहेंगे। वित्त मंत्रालय 19 जनवरी को सरकारी बैंकों की एक अहम बैठक करने वाले हैं। क्या है एजेंडा, जानते हैं मेघना से। मेघना बताइए। जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ जो रिव्यू मीटिंग बुलाई है वो जनवरी 19 को होगी। इस मीटिंग को फाइनेंशियल सर्विसेज के जो सेक्रेटरी हैं विवेक जोशी वो चेयर करेंगे, और एसबीआई चेयरमैन के अलावा जो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एमडीज़ और सीईओज़ हैं वो भी इस मीटिंग का हिस्सा लेंगे। इस रिव्यू मीटिंग का जो बेसिक जो फोकस है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन पर रहेगा। जो अनबैंक्ड विलेजेस हैं उस पर कितने जो ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांचेस जिसमें 3000 से अबव पॉपुलेशन है उसमें अभी तक पब्लिक सेक्टर बैंक की क्या प्रोग्रेस रही है उसका पूरा डिटेल में रिव्यू किया जाएगा। इसके अलावा जो सूत्र बता रहे हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंडर जो स्कीम्स हैं जैसे कि मुद्रा योजना हो गया, स्टैंड अप इंडिया स्कीम हो गई, उसको लेकर बैंक्स को टारगेट भी दिए जा सकते हैं। इस मीटिंग में ये भी रिव्यू किया जाएगा कि उनकी अभी तक कैसी प्रोग्रेस रही है। इसके अलावा उनको आने वाले समय के लिए टारगेट्स भी निर्धारित किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो सूत्र बता रहे हैं कि जो इन ऑपरेटिव प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो अकाउंट्स हैं उसका डिटेल में रिव्यू लिया जाएगा। जो कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो एक डिटेल प्रेजेंटेशन देने वाली है इस मीटिंग में कि जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को लेकर उस पर एक डिटेल में प्रेजेंटेशन दी जाएगी। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं वो भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड पर भी एक डिटेल में रिव्यू लिया जाएगा इस मीटिंग में। इसके अलावा जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है केसीसी में और जो सैचुरेशन है प्रधानमंत्री किसान बेनिफिशरीज के लिए उसका भी डिटेल में रिव्यू लिया जाएगा। तो बहुत ही डिटेल रिव्यू मीटिंग एक शेड्यूल्ड है जनवरी 19 को जिसको विवेक जोशी चेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मीना आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।